हाय गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? आई होप यू आर वेल डन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं जितेंद्र कुमार, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। तो रेसवा सेमेस्टर यानी ये आपका टॉपिक है वाटर, और आज इसका पार्ट 4 आज आपका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो इसमें आज देखते हैं, बहुत मजा आएगा बच्चा, बिल्कुल आसान भाषाओं में। ठीक है। तो आज का है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर आपका ये है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये देखना है ये कैसा है हार्ड वाटर। ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर क्या होता है? यानी हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड सक्सेसफुली फॉर द स्टीम जनरेशन बिकॉज हार्डनेस कॉजिंग द सॉल्ट। आपको पता हो गया कि हार्ड वाटर जो है, मैं नोट करते जा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको आसान होगा, पढ़ने में आसान होगा। यानी हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज, हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड, can't be used successfully for steam, successfully for steam generation because hardness causing क्या पाए जाते हैं, क्योंकि क्यों पाए जाते हैं उसमें, causing salt leads the temper like skull formation of the boilers। ठीक है। यानी जो आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम causing salt, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। आपको समझ में आ गया होगा। यानी हार्ड वाटर can't be used successfully for steam generation because hardness causing salt। इसमें क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के जो कंपाउंड होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे किसमें, हार्ड वाटर में। इसे हम आसानी से यानी यूज सक्सेसफुली यूज फॉर द लिखा हुआ कैन नॉट बी यूज्ड, इसे हम आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? अब इन्हें यूज करने के लिए दिस प्रोसेस इज नोन एज द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। और इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, बॉयलर फीड द मेथड। इन्हें यूज के लिए हमें क्या करेंगे, बॉयलर करेंगे। बॉयलर करना होगा आपको, गर्म करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो डिजॉल्व होकर जो प्रिसिपिटेट तैयार होगा, वो क्या होगा, सेटल डाउन ऑन द बॉटम, सेटल डाउन हो जाएगा और उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस known as softening of water। समझ में आ गई बात ना? इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर या वाटर कहेंगे। ठीक है। इन द इंडस्ट्री मेन मेथड एम्प्लॉय फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। इनका यूज होता है इंडस्ट्री में, इनका यूज जो होता है
किस में करते हैं इसका यूज, वो जानते हैं। मैं मतलब मैक्सिमम यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इनका अधिकतर यूज जो होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्रीज में इसका यूज अधिकतर होता है। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट आप चलना होगा। नेक्स्ट आपका जो होगा लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है? लाइम सोडा प्रोसेस, ये आपको देखना है ये प्रोसेस क्या है। बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे, समझेंगे कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। आपको ये समझना होगा द बेसिक प्रिंसिपल इन द मेथड इनटू द कवर्ड। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, यानी लाइम रिएक्ट विथ ऑल द सोल्यूबल फॉर द कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। जितने भी लाइम होते हैं लाइम रिएक्ट मैंने बताया यहां पर कि लाइम रिएक्ट, क्या बताया मैंने? लाइम रिएक्ट all the soluble salt of the calcium, magnesium and iron at the form the insoluble compound which can be the removed easily। और जो insoluble substance होता है उसे हम आसानी से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर? यानी देखिए लाइम रिएक्ट विथ, लाइम reacts with all the soluble salt of, all the soluble salts of calcium, magnesium and iron। ये साल्ट यानी लाइम रिएक्ट विथ ऑल द सोल्यूबल साल्ट। लाइम जो है जितने भी सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, उन सबों के साथ वो आसानी से रिएक्शन करता है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है वो टू फॉर्म इनसोल्यूबल कंपाउंड। अब इससे टू फॉर्म इनसोल्यूबल कंपाउंड to be easily removed from it। क्लियर हो गया? यानी लाइम रिएक्ट विथ ऑल द सोल्यूबल सॉल्ट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम भी होता है, एल्युमिनियम, टू फॉर्म द इनसोल्यूबल कंपाउंड। लाइम रिएक्ट जो है कैल्शियम के कंपाउंड, मैग्नीशियम के कंपाउंड, आयरन के कंपाउंड या एल्युमिनियम के कंपाउंड के साथ रिएक्शन आसानी से कर लेता है क्योंकि ये सोल्यूबल साल्ट्स हैं। अब इनके साथ जो इनसोल्यूबल साल्ट्स होते हैं वो इजीली इन कंपाउंड से क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है, रिमूव्ड कर लेते हैं। रिएक्शन में आपको पता चलेगा कि रिएक्शन इसका किस तरह से होता है। यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपने लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इन्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वह प्रिसिपिटेट के रूप में तैयार होगा जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। इसे अलग कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट होगा मैग्नीशियम के साथ लेना है आपको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ भी लाइम वाटर का ही रिएक्शन आपको कराना होगा। तो क्या तैयार होगा, उसी प्रकार से इसमें भी तैयार होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या तैयार होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यह जो तैयार होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल है, इसका सिंबल मैंने लिख दिया यहां पर, एरो का उल्टे निशान के आधार पर है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द इनसोल्यूबल कंपाउंड्स। आपने देख लिया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ द लाइम वाटर, ये लाइम वाटर है, टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द इनसोल्यूबल कंपाउंड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर द फॉर्म इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपने देख लिया कई तरह की रिएक्शन ले सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट का भी ले सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्शन आपको कराना होगा इसी के साथ, क्या यानी लाइम वाटर के साथ। जब इससे कराएंगे तो क्या तैयार होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट जो है इनके साथ ये अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक बचा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रिसिपिटेट है, और अदर कंपाउंड जो तैयार होगा वो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। जितने भी देख रहे हो ना ये इनसोल्यूबल है, प्रिसिपिटेट जो होता है इनसोल्यूबल होता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट इसी प्रकार नेक्स्ट एक और देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में जब आप ये लाइम वाटर को आप रिएक्शन कराते हो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द लाइम वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज द इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर तैयार होगा, ये तैयार हो जाएगा आपका। ये समीकरण से आपको पता चल गया, यहां लिखा हुआ है कि लाइम रिएक्ट विद ऑल द सोल्यूबल साल्ट्स, जितने भी लाइम जो है लाइम वाटर हैं, जितने भी सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके, ये सोल्यूबल साल्ट के नाम में बताया यहां पर, ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, इनसोल्यूबल कंपाउंड टू बी द इजीली रिमूव्ड फ्रॉम इट। इससे जो भी तैयार हो रहा है प्रिसिपिटेट के रूप में वह आसानी से अलग कर सकते हैं। ये प्रोसेस है आपका लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस। उसके बाद देखेंगे लाइम सोडा प्रोसेस के में क्या और क्या क्या होती है। यानी लाइम रिमूव्ड ऑल द टेम्पोररी हार्डनेस, ये जो होता है लाइम रिमूव्ड टेम्पोररी हार्डनेस। समझ में आई बात ना, यानी लाइम जो होता है ये रिमूव करता है टेम्पोररी हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस नहीं। लाइम रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस, अस्थाई जो हार्डनेस होती है उसको वो आसानी से क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्लियर हो गया। इट ऑल्सो रिमूव द मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड द आयरन इन डज नॉट द रिएक्ट विद द, इट ऑल्सो रिमूव्ड, कह रहा है कि ये जो है इट ऑल्सो रिमूव्ड मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन, इसके साथ साथ यह मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन को भी रिमूव करता है, बट इट डज नॉट रिएक्ट विथ, लेकिन क्या करेंगे, बट इट डज नॉट रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इन सबों के साथ रिएक्शन वो आसानी से नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लाइम रिमूव द टेम्पोररी हार्डनेस, इट ऑल्सो रिमूव्ड मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन, बट इट डज नॉट रिएक्ट विद द कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट etc, इन सबों के साथ वह आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाता है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, सो इट इज द कैन नॉट रिमूव कैल्शियम कॉजिंग द परमानेंट हार्डनेस, अगर ये रिमूव नहीं होता है सो इसीलिए यह परमानेंट हार्डनेस हो जाता है। सो इट कैन नॉट रिमूव कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम कॉजिंग परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा, सो इट कैन नॉट रिमूव कैल्शियम कॉजिंग परमानेंट हार्डनेस। समझ में आ गया? यानी अगर ये रिमूव नहीं होता है तो क्या होगा, इसीलिए इसमें कहा गया है कि सो इट कैन नॉट रिमूव, यदि यह रिमूव नहीं होगा कौन सा, कैल्शियम कॉजिंग परमानेंट हार्डनेस, तो वह परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा, नेक्स्ट इसी में अभी और सारे चीजें हैं। लाइम जो है, लाइम रिएक्ट विद द फ्री एसिड लाइक टू फॉर्म द कैल्शियम सॉल्ट। सेकेंड इसका देखना होगा, सेकेंड आपको बताना समझाना होगा कि लाइम रिएक्ट विथ फ्री एसिड, लाइम रिएक्ट विथ फ्री एसिड्स, एसिड्स का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड हैं। यानी लाइम रिएक्ट विथ फ्री एसिड्स, रिएक्ट विथ फ्री एसिड्स टू फॉर्म कैल्शियम सॉल्ट, टू फॉर्म कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स। समझ में आ गई बात? लाइम रिएक्ट विथ फ्री एसिड्स एज लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सॉल्ट। वह रिएक्शन करके एसिड के साथ क्या तैयार करेगा, कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा। देखो कैसे लाइम वाटर का रिएक्शन कराना है। लाइम वाटर आपका ये है CaOH का होल ट्वाइस, HCl मैंने लिया, क्या बना दिया यहां पर, टू फॉर्म द कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा। पहले कैल्शियम सॉल्ट का मतलब CaCl2 बनेगा, ठीक है, CaCl2 बनेगा और वाटर निकलेगा यहां पर CaCl2 प्लस वाटर, बैलेंस आप लोग कर लो। ये कैल्शियम का सॉल्ट तैयार हुआ, जो कि मैं यहां लिख दिया हूं कि लाइम रिएक्ट विद द फ्री एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सॉल्ट्स। एग्जाम यहां पर रिएक्शन मैंने दे दिया, ये लाइम वाटर है आपका, लाइम वाटर रिएक्ट विद द फ्री एसिड टू फॉर्म द कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट बन गया जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट में देखेंगे कि और देखना है कैल्शियम, नेक्स्ट देखो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं लाइम वाटर, अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा उसी तरह से बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा, यानी CaSO4 कैल्शियम सॉल्ट हो जाएगा। बचा क्या यहां पर, वाटर बच गया, ये कैल्शियम सॉल्ट बना जो कि आपका लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब चलना है थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड यहां देखिए तीसरा पॉइंट में लिखना होगा, समझना होगा आपको कि सोडा एस, एक नाम है सोडा एस जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडा एस न्यू नेम, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट नोन एज सोडा एस, सोडा एस, ठीक है। सोडा एस रिएक्ट विद द कैल्शियम सॉल्ट, यहां पर लिखा हूं सोडा एस, ठीक है। सोडा एस कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा एस है, सोडा एस जिसे सोडियम कार्बोनेट, जिसे क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहां पर देख लो सोडा एस, इट मीन्स सोडियम कार्बोनेट react with calcium salt, react with calcium salts
जब सोडा एस की रिएक्शन हम कैल्शियम साल्ट के साथ कराते हैं, ठीक है, कैल्शियम साल्ट which has not react with the lime to form calcium carbonate, यानी which has not reacted, which has not reacted, जब कराते हैं तो वहां पर ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, which has not reacted with lime to form, with lime to form क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, विच आर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान समझ लीजिए। सोडा एस इट मींस Na2CO3 जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट विथ कैल्शियम सॉल्ट, जब सोडा एस को कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर है विच हैज नॉट रिएक्टेड, वह रिएक्टेड नहीं होता है किसके साथ, विथ लाइम वाटर, और नहीं होने पर टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। वो कैसे है वो देखते हैं, यानी सोडा एस आपको देख लेते हैं कि सोडा एस, ठीक है, सोडा यानी Na2CO3 हो गया, और कैल्शियम सॉल्ट आप ले लिया CaCl2, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन इसके साथ लगेगा और Na ये यहाँ पे इसके साथ आएगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये तैयार हो गया, और क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया ये, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, देख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, ये सोडा एस जो है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करना है आपको, कैल्शियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट तैयार होगा, ठीक है, ये तैयार हो गया, समझ में आ गई बात। यानी सोडा रिमूव्स ऑल द कैल्शियम साल्ट कॉजिंग द परमानेंट हार्डनेस, यानी परमानेंट हार्डनेस को दूर कराने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यानी सोडा रिमूव्स, आप लिख सकते हो यहां पर, सोडा रिमूव्स all the calcium salt, all the calcium salts causing permanent hardness, causing permanent hardness, समझ में आ गई बात। यानी सोडा रिमूव्स ऑल द कैल्शियम साल्ट्स, सोडा जो है वह सभी कैल्शियम साल्ट को आसानी से रिमूव कर देता है परमानेंट हार्डनेस से। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बच्चा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, अब इसका हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वह चल के देखते हैं। ये आपके सिलेबस में था जो मैंने अभी पढ़ाया, उसी चीज को अभी आपको बता दिया हूं। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर हम लोग देखते हैं। आपके सिलेबस, मैंने फर्स्ट डे आपको सिलेबस ही मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको देखना होगा। उसके बाद मैंने ये कहा था कि आपको न्यूमेरिकल क्लास देंगे। न्यूमेरिकल में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वाटर चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वह एक वीडियो में आपके कंप्लीट न्यूमेरिकल इसमें रहेगा। और साथ ही साथ अब तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो आप रेसवा सेमेस्टर के ऐप पे जाके जुड़ सकते हो और आपकी छूटी हुई पढ़ाई वो आसानी से वीडियो पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे बीओडी के नाम से हम लोग जानते हैं, बीओडी जिसे कहते हैं, बीओडी, समझ में आ गई बात। बीओडी इट मींस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्वेश्चंस यूपी सेमेस्टर में, यूपी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया बीओडी एंड सीओडी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस पे नोट्स आपको तैयार करना होगा, इसके बारे में समझना होगा कि बीओडी एंड सीओडी क्या होता है, क्लियर है। यानी बीओडी मेजर द एक्सटेंट ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ द वेस्ट वाटर, बताया गया है बच्चा कि बीओडी जो होता है या बीओडी जो है आपका, BOD measured that the extent of the pollution of the wastewater, sewage and the industrial effluents. The pollutant water generally contain the organic matter. This organic matter may either be the biodegradable or non-biodegradable. The microorganisms fit on the biodegradable matter is the presence of oxygen to form the stable non-objectable the products. It means इसका समझना होगा, ये समझना होगा कि ये क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का मतलब समझना होगा, ये क्या होता है। इसमें बताया गया है कि इसके माध्यम से जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं, चाहे वो सीवेज का वाटर होगा या आपका इंडस्ट्रियल वाटर होगा या पॉल्यूटेड वाटर होगा, जनरली कंटेंट द ऑर्गेनिक मैटर, उस सभी में ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर में भी आइदर बी द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मैटर हैं, इन चीजों में जितनी प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन, उसी को कहा गया है बीओडी, उसी को क्या कहा गया है, बीओडी। यानी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता होगी, इट मींस ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जब वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वो पदार्थ सड़ेगा, गलेगा ऑक्सीडेशन में, और क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, साथ ही साथ अदर स्टेबल प्रोडक्ट भी तैयार होगा। यह होता है किसमें, बीओडी में। ये किसमें होता है, बीओडी में होता है, ठीक है बच्चा। साथ ही साथ रिएक्ट टू द फॉर्मेशन द हार्मफुल इन द प्रोडक्ट ऑफ द मीथेन एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड एंड द अमोनिया, साथ ही साथ उस कंपाउंड में रिएक्शन करने पर बीओडी के साथ यानी क्या कर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो सड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, तो साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद अदर स्टेबल प्रोडक्ट भी तैयार होता है। उस अदर स्टेबल प्रोडक्ट में मीथेन होता है, जिसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं, जिसे पंख गैस भी कहते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, अमोनिया भी होता है, ये सभी चीजें तैयार होते हैं। यानी ऑर्गेनिक मैटर क्या है, या मैं नोट कर देता हूं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वह क्या है, वह आप यहां नोट कर सकते हैं।
मैटर प्लस करिए यहां पर प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, किसकी उपस्थिति में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की उपस्थिति में, यानी उसको सराद दिया गया, गला दिया गया, तो वहां पर तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर स्टेबल प्रोडक्ट, अदर स्टेबल प्रोडक्ट भी तैयार हुआ। इस अदर स्टेबल प्रोडक्ट में मैं बता दिया कि मीथेन भी हो सकता है, CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, ये ठीक। अब ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो होगा, ऑर्गेनिक मैटर यह क्या है? ऑर्गेनिक मैटर जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शॉर्ट में लिखा हूं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तैयार हुआ, और क्या है? अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल प्रोडक्ट भी तैयार होता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, साथ ही साथ अनस्टेबल प्रोडक्ट तैयार करता है, यह आपका क्या है? बीओडी है। ये क्या आपका है? बीओडी। यानी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द ऑक्साइड ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बस आपकी आंसर यहां से तैयार हो गया, बस यहां से आंसर इसकी ये तैयार यहां से मिल जाएगा। बीओडी का जो शुद्ध रूप से डिफिनीशन है वो तैयार हो जाएगा, इसी को याद करना है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required by microorganisms, required by microorganisms, ठीक है, amount of oxygen required by microorganisms to oxide organic matter, to oxide organic matter, organic matter aerobically is called, aerobically is called BOD। समझ में आ गया है? ये आपका डेफिनेशन हो गया। यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस सूक्ष्म जीवों के द्वारा जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस पदार्थ को सराने गलाने के लिए, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और टू ऑक्साइड ऑर्गेनिक मैटर एरोबिकली इज कॉल्ड द बीओडी। सीधे से जानना है आपको कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज नोन बीओडी, उसी को हम कहते हैं बीओडी, कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आ गई बात ना? अब इसके माध्यम से डिटर्मिनेशन किस प्रकार करोगे वो समझ लेना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द बीओडी, डिटर्मिनेशन ऑफ द बीओडी आपको निकाल लेना होगा
किस तरह से निकालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द बीओडी, वो समझ लीजिए। ऐसे ये सिलेबस में आपके डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी नहीं है, बट आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सिलेबस में अगर नहीं है तो इसको बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नेक्स्ट आपका है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे COD कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? यानी while BOD only the measure the biological organic impurities in water, COD is the measure of the both biodegradable and biodegradable matter. COD जो होता है is measure the both biodegradable and non biodegradable matter. लिखना होगा यहाँ पे, ये आपका जो है COD measured both, COD is a measured both biodegradable and non biodegradable। यानी COD जो है ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के साथ ये मेजर होता है, दोनों का हम लोग मापन करते हैं, दोनों का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद COD जो होता है रिवील द एक्चुअल ऑर्गेनिक कंटेंट इज वाटर सैंपल, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर, it is the amount of लिखेंगे it is the amount of oxygen, ठीक है, it is amount of oxygen required by organic matter, required by organic matter, यानी it is the amount of oxygen required by organic matter in water sample for its oxidation by a strong oxidizing agent। इसमें क्या होता है? यानी the amount of oxygen required by organic matter in water sample, इसमें ऑक्सीजन का जो रिक्वायर्ड होता है ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा, उससे वाटर सैंपल में जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर के वाटर सैंपल में ऑक्सीजन की जो भी अमाउंट की रिक्वायर्ड होती है वह आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? COD कहलाता, COD कहलाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वह। उसके बाद फॉर इट ऑक्सीडेशन बाय द, फॉर इट ऑक्सीडेशन बाय, इसका ऑक्सीडेशन जो होगा किसके माध्यम से होगा? ऑक्सीडेशन बाय पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 के द्वारा होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, सॉरी हाँ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये आपका है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लिखना होगा, ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आप लोग, तो समझ में आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आपको ये जानना होगा कि ये जितने भी लेसन इस चैप्टर्स में जो थे
इस चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक था जो आपको मैंने सिलेबस के द्वारा जो मैं बताया, सिलेबस आपको बताकर टॉपिक को सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट जो होगा इसका पार्ट 5 जो होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उस सभी आपके पार्ट 5 में आपको मिलेंगे। यानी नेक्स्ट क्लासेस आपका जो होगा वह न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर का, ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, अब तक जो नहीं जुड़े हो वो रेसवा सेमेस्टर के ऐप पे जाकर आप जुड़ सकते हो और आपके छूटी हुई जितने भी कोर्सेस हैं वह आपके वीडियोज एंड पीडीएफ के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप जल्दी करो और जल्दी से इस ऐप को ओपन करके ऐड हो जाओ। ठीक है, आपको कल अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका नेक्स्ट क्लासेस में पार्ट 5 वाटर टॉपिक से ऑल न्यूमेरिकल कराए जाएंगे नेक्स्ट डे। तो इसी के साथ स्टूडेंट स्टॉप होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।